नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो NCERT 10th क्लास हिस्ट्री भारत और विश्व समकालीन का पहला जो लेसन है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया कि 1815 के वर्षों के दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। कि वियना कांग्रेस के बाद है वो स्थापित की थी। 1815 में क्या दौर आया था? उदारवादी राष्ट्रवादियों का भूमिगत कर दिया गया और दमन के भय ने और बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी का प्रशिक्षण देना और विचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। कैसे संगठन उभर कर आए थे? गुप्त। और उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था? उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यह बात थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। कि स्वतंत्रता के लिए जो मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज्यादातर क्रांतिकारी है वो क्या मानते थे? कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे ज्यादातर क्रांतिकारी। कि ऐसा ही वह व्यक्ति था। कौन था जी? ऐसा ही वह व्यक्ति इटली का। कहाँ का है व्यक्ति? इटली का। कौन क्रांतिकारी? जियुसेप्पी मैत्सिनी। क्या नाम है जी? जियुसेप्पी मैत्सिनी। कहाँ का है? इटली का एक क्रांतिकारी। इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कि जो इटली का क्रांतिकारी कौन है? जियुसेप्पी मैत्सिनी। और 1807 में जेनेवा में होता। 1807 जेनेवा में किसका जन्म होता है? जियुसेप्पी मैत्सिनी का। और क्या है? और एक इटली का क्रांतिकारी या इटली का रहने वाला जियुसेप्पी मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 जेनेवा में हुआ था। और कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। कि इटली का जो क्रांतिकारी है जियुसेप्पी मैत्सिनी 1807 में जेनेवा में जन्म होता है और किस गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था? कार्बोनारी का। और 24 साल की, कितनी साल की एज में? 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। कि कहाँ? लिगुरिया में। जो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया। और उसके बाद 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। कि इटली का जो क्रांतिकारी है जिनका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था, क्या नाम है? जियुसेप्पी मैत्सिनी। और किस गुप्त संगठन का सदस्य बना था? कार्बोनारी का। 24 साल की उम्र में किस क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया था? लिगुरिया में क्रांति करने के लिए। उसके बाद 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्से में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। कि पहला क्या था? मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथ्सनी का विश्वास था कि मैथ्सनी है जो मैथिसनी है का विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। कि क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ये किसका विचार था? किसका विचार था? मैथिसनी का विचार था और विश्वास था। और इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के एक व्यापक गठबंधन के अंदर एक एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता। उसके मॉडल की देखी क्या है? देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड से में गुप्त संगठन कायम किए गए थे। कि कौन सी जगह है वो संगठन बनाए गए थे? जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड में। और जो मैथिसनी है द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके जो प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने संपन्न में जो मैथिसनी है रूढ़िवादियों को हरा दिया। और मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मैटरनिख ने किसे है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे जो खतरनाक दुश्मन बताया था। क्रांतिकारियों का युग। जो क्रांतिकारियों का युग है 1830 से 1848,
क्रांतिकारियों का युग। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति में जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, कहाँ के? इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे कि इटली और जर्मनी के राज्य है, ओटोमन साम्राज्य के सूबे और आयरलैंड और पोलैंड कुछ क्षेत्र है। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। इन क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किसने? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। कि कह रहा है कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? कौन से थे? इटली और जर्मनी के राज्य। कौन से राज्य थे? इटली और जर्मनी के राज्य। ओटोमन साम्राज्य के क्या थे? सूबे थे। आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ भी क्षेत्र थे। और इन क्रांतियों का नेतृत्व किया था उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा? उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया, जो क्या थे? शिक्षित मध्यवर्गीय और विशिष्ट लोग थे। प्रोफेसर थे, इनमें से स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क भी थे, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्गीय लोग शामिल थे। बात है प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में होता। प्रथम जो विद्रोह है वो फ्रांस में कब हुआ था? 1830 में होता। कब हुआ था? 1830 में होता। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब हुआ था? 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। और जिनमें कौन था? बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद, क्या 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। कि 1815 में कौन था? बुर्बो राजा था और रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान उन्हें बहाल किया गया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उसको उखाड़ फेंका। उनकी जगह कौन सी संस्था बनाई थी? एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, और जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। 1815 के बाद रूढ़िवादी जो प्रतिक्रिया उसको चेंज किया, बदला, उसकी जगह उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह भी टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात किसका कही हुई है? मेटरनिख की। किसकी बात की कही है? मेटरनिख ने एक टिप्पणी की है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में ये विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम है, किससे अलग हो गया था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कि एक घटना कौन सी है जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, कौन सी है जी? शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी में यूनान किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का। कि एक घटना होती है जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में कौन सी भावना को संचार किया? राष्ट्रीय भावना को। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान है किसका साम्राज्य का हिस्सा था? 15वीं शताब्दी में यूनान है ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए, जो यूनानी है, कब आज़ादी के लिए संघर्ष किया? कब किया? 1821 में। और यूनान है किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी में यूनान में राष्ट्रवादी को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ ही पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला था। यूनानियों को है किन लोगों का साथ मिला था? पश्चिमी जो यूरोप के लोग हैं वो भी क्या है? इनके समर्थन के लिए आए थे। और प्राचीन यूनानी संस्कृति, कौन सी संस्कृति? प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्या है? जो लोगों को समर्थन मिला, जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी जो यूरोप के लोग हैं जो यूनानी के साथ आए, और क्या ये जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो किस संस्कृति से सहानुभूति रखते थे? जो प्राचीन जो यूनानी संस्कृति उससे, तो इसलिए वो क्या है? यूनानियों के साथ है। जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं वो साथ आए थे समर्थन करने के लिए। कवि और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। किन्होंने यूनान की यूरोपियों की सभ्यता का पालना जो है बताकर प्रशंसा की, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया कवि और कलाकारों ने।
कवि और कलाकारों ने। अंग्रेज कवि कौन है? अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने में भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। कि लॉर्ड बायरन की मृत्यु है, जो बायरन की मृत्यु कब हुई? 1824 में हुई थी। 1832 की कस्तूनिया की संधि कब हुई थी? 1832। कस्तूनिया की संधि कब हुई? 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी? 1832 में। किस संधि के तहत है? कस्तूनिया संधि के तहत। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। जो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है? राष्ट्रीयवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कि राष्ट्रीयवाद का विकास है कैसे हुआ है? केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियां, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रीयवादी भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितरक है वो, और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत का राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक कौन थे? जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकतर और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, कि जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यदि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी। मसलन कैरोल कुर्पिसर्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपरा और संगीत से गुणगान किया, जिसे पोलोनेस, माजुरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। एक ग्रिम बंधुओं की कहानी है। क्या कहानी है? ग्रिम्स फेरीडेल्स एक जाना माना नाम है। कौन सा नाम है जी? ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है, जो जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधु का जन्म 1785-1786 में हुआ। जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ। किस शहर में हुआ है? जर्मनी के हनाऊ। दोनों भाई कानून की पढ़ाई करे। उसी समय उन्हें शौकिया तौर पे पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना जरूरी कर दिया। 6 साल तक गांव जाकर यही काम करते रहे, लोगों से बात करते रहे। पीढ़ियां से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी से आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली और 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथा इकट्ठे की है वो विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना के व्यक्ति है। लोक कथा इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों में फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। भाषा ने यह भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक पढ़ाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। 1831 में रूस के विरुद्ध क्या एक हुआ? सशस्त्र विद्रोह हुआ, आखिरकार कुचल दिया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रीयवादी विरोध के लिए भाषा का एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश को इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। भूख कठिनाइयाँ और जन विद्रोह कैसे था?
1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में किसके 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या का जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी करीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा रहा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह जो महाद्वीप है को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग भी अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने की शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था जो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस के लोग सड़क कब उतर आए थे? 1848 की बात है। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। कौन भागा था? लुई फिलिप। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते 21 वर्ष से ऊपर सभी जो वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया कि 21 वर्ष से सभी वयस्क जो पुरुष है उनको मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। कब की? नेशनल असेंबली की बात। और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए थे। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की थी। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। कि यूरोपीय देशों में कब? 1848 की बात है। और जब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी कब की बात है? फरवरी 1848 की घटना में राजा की गद्दी को छोड़ना पड़ी। गद्दी वो छोड़नी पड़ी क्योंकि एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के जो सार्वरिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य है जो अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन है साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों और संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्वर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। किसके पक्ष में? जो सर्वर जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सच्चे डजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद ने अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च पर में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की थी, उसने उसे अस्वीकार किया। राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार है वो कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा
हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा से खड़े होने दिया। एक है हमारा स्रोत, इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। उदारवादी राजनीतिक कॉल वेलर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, इस पर कहा गया प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। कि जो प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है, किसने, कौन बता रहे हैं? जो कॉल वेलर है ये बता रहे हैं, क्योंकि ये उस संसद में क्या था, एक निर्वाचित सदस्य थे, और कहा कि प्रकृति ने पुरुष और महिला को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, पुरुष क्या है? जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से एक ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उससे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया है। वह कानून, उत्पादन और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए। महिला जो कमजोर, निर्भर और दब्बू है, पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। बात है लुइज ऑटो पीटर्स, 1819 से 1895 है। 1819 में जन्म होता है, 95 मृत्यु। एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कौन थी राजनीतिक कार्यकर्ता थी? लुइज ऑटो पीटर्स की बात है, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा? लुइज ऑटो पीटर्स। इसका अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में क्या था कि हम ये पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों में ओतप्रोत है, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। तो जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाए तो वो बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता जो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परितंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। नारीवादी, जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के लिए, जो स्त्री है पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध है। जो हमारा पॉइंट था, हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन के दबा पाने की कामयाब हुई, किंतु पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में जो बुदास्तव और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि उससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह था। जर्मनी और इटली का निर्माण है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।